नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो देखा हो आप कि दुर्ग है उनकी श्रेणियां हैं। जैसे कि मेरे एक दो शिष्य हैं, उन्होंने बताया था कि सर हमारे को इस एग्जाम के अंतर्गत एक छोटा सा वीडियो बना दीजिएगा जिसमें दुर्गों की कौन सी श्रेणी, उसकी परिभाषा क्या है, इसको पेपर में कैसे करें। और ये प्रश्न एग्जाम में आता है, 100% है, आता ही लगभग है। तो मात्र 10 मिनट का वीडियो है, इसमें आप पढ़ोगे दुर्गों की श्रेणी है वो कितनी है, किसने बताई है और कौन सी श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुनिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें दुर्गों की श्रेणियों के अंतर्गत है कौटिल्य की बात करते हैं। आपसे क्या पूछेगा कि कौटिल्य ने दुर्गों की कुल कितनी श्रेणी बताई है। कौटिल्य के अनुसार भाई दुर्गों की कुल कितनी श्रेणी है दोस्तों? 4 श्रेणी है। कौटिल्य के अनुसार कुल कितनी श्रेणी है? 4 श्रेणी आ जाएगी। वो 4 श्रेणी कौन कौन सी है देखिएगा। एक तो कौन सा है? औदक दुर्ग है, औदक दुर्ग है। दूसरा पढ़ेंगे कौन सा है? पार्वत दुर्ग है। तीसरी श्रेणी कौन सी है? धानवन श्रेणी है। और चौथी कौन सी है? वन श्रेणी है। आगे इसके बाद जो ऑथेंटिक मानी गई है शुक्र नीति वाली, जिसमें 9 श्रेणी है, उसमें भी वन आएगा, इसमें भी वन है। उसमें भी धानवन आएगा, इसमें भी धानवन है। और उसमें है ना गिरी आएगा उसने, और इसने गिरी का नाम क्या दे दिया? पार्वत दे दिया। तो पेपर में कई बार ऐसे हो सकता है धानवन है, वन है, साय और पार्वत देख के पूछ सकता है कि निम्न में से शुक्र नीति की श्रेणी नहीं है, तो वो है पार्वत है, क्योंकि उसने नाम क्या दिया? पार्वत दिया है। और शुक्र नीति पढ़ेंगे वहां उसने क्या नाम दिया? उसको गिरी नाम दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। और वहां वो जल ध्रुव कहता है, ये क्या कहता है? औदक कहता है। हम बोलते हैं ना कि होद, होद क्या होती है? डिग्गी होती है। होद होती है डिग्गी, मतलब जहां पे जल हो, जिसमें जल हो, तो जहां पे चारों ओर जल होते हैं। तो औदक दुर्ग कौन से होते हैं? जो जल की श्रेणी में आते हैं। तो जल जो दुर्ग आते हैं जैसे कि गागरण दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मनोहर थाना दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है, ये पढ़ते हैं। ये किस श्रेणी के अंतर्गत है? औदक या जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। पार्वत यानी कि जो दुर्ग किसके ऊपर बने हो? पहाड़ी के ऊपर बने हो। तो जो दुर्ग है पहाड़ी या फिर पर्वतों के ऊपर बने हैं, उनको उसने किस नाम में नाम दिया है? पार्वत नाम का है। धानवन, धानवन है जिसके चारों रेतीला मरुस्थल हो, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से ढका हुआ हो, मरुस्थल से घिरा हो। तो मरुस्थल से घिरा हो चारों ओर से, इसको उसने क्या नाम दिया है? धानवन का है। और जिसके चारों ओर मरुस्थल ने होकर के चारों ओर किससे ढका हो? वनों से आच्छादित हो। तो वनों से जो आच्छादित है उसको उसने क्या नाम दिया है? वन श्रेणी के नाम दिया है। अब अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट है शुक्र नीति है कि शुक्र नीति के अकॉर्डिंग कुल कितनी श्रेणी है वो देखिएगा। ये तो थी कौटिल्य की 4 श्रेणियां हैं। शुक्र नीति 9, नीति 9 जैसे याद करने का सिंपल सा फंडा है। याद कैसे करेंगे देखिएगा। शुक्र नीति, शुक्र नीति में कुल कितने हैं? 9। शुक्र नीति में कुल कितने दुर्ग बताए गए हैं? 9 दुर्ग बताए गए हैं। अब वो सुनिए 9 दुर्ग कौन कौन से हैं। और एक बात और, शुक्र नीति में सबसे बेस्ट, सबसे जो उत्तम जो दुर्ग बताया गया है वह दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। तो सैन्य दुर्ग को शुक्र नीति में सबसे उत्तम बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी जो आपको कंफ्यूज करेगी वो सुनिएगा। सबसे पहली जो श्रेणी है वो मैं रखता हूं यहाँ पे पारीख। ये आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2013 के अंतर्गत है। और इसके बाद इसके साथ में आपको कंफ्यूज क्या करेगा? पारीद। तो एक तो पारीख भी है, एक क्या है? पारीद है। तीसरा सुनिएगा, तीसरा अपना पढ़ेंगे कौन सा है? एरण श्रेणी का दुर्ग है, एरण श्रेणी का दुर्ग है। और चौथा जो पढ़ेंगे वह कौन सा है? वन श्रेणी का दुर्ग आ जाएगा, वन श्रेणी का दुर्ग है। इसके पश्चात अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला जो है जल श्रेणी का दुर्ग, जल दुर्ग है। और छठा पढ़ते हैं कौन सा? गिरि दुर्ग आ जाता है। सातवां पढ़ेंगे कौन सा? धानवन दुर्ग है। और इसके पश्चात है, धानवन के पश्चात 8वां जो दुर्ग पढ़ेंगे वह कौन सा आ जाएगा? सैन्य दुर्ग है। और 9वां जो दुर्ग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सहाय दुर्ग है। तो 9वां दुर्ग जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या आएगा? सहाय दुर्ग है। तो कुल कितनी श्रेणी हो गई? 9 श्रेणी है। देखिएगा, पारीख,
पारीद एरण है, वन है, और जल है, गिरी है, दानवन है, सैन्य है, सहाय। अब आपको पेपर में करना कैसे है वो सुनिएगा, सिंपल सी बात है। देखो अब पारी कंफ्यूज करते हैं। मैंने क्या किया, पारी से पारी काट दिया, पारी से पारी काट दिया। ख बोले तो खाइया, ख बोले तो खाइया। कई बार क्या है, सिंपल सा वहां पे परिभाषा देख के प्रश्न भी आ जाता है कि ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर जल की बड़ी बड़ी गहरी खाइयां हो उसको किस श्रेणी में रखते हैं, पारीख में। पारीख ख बोले खाइया, तो खाइया वाला किस में आएगा, पारीख के अंतर्गत आएगा। अब आपसे परिभाषा ने पूछ के उदाहरण पूछेगा कि राजस्थान के पारीख की श्रेणी के अंतर्गत भाई कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के पारीख दुर्ग के अंतर्गत है, दुर्ग कौन सा आता है, लोहागढ़ दुर्ग आता है। लोहागढ़ दुर्ग आ जाता है, भरतपुर का है। इसके जो अतिरिक्त अपने पढ़ते हैं तो दूसरा दुर्ग कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग है, बीकानेर का जाता है। दोनों कौन सी श्रेणी में है, पारीख की श्रेणी में है। देखो पारी से पारी काट दिया, बच गया दह। दह को मैं दह लेता हूं, दह यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर दीवार हो, लंबी और मजबूत दीवार हो, और वो एक दुर्ग है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है कि जिसके ऊपर घोड़े के ऊपर सवार 4-5 आदमी भी एक साथ इसके ऊपर चल सकते हैं। वह दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, पारी दह से दीवार, और दीवार किसकी मजबूत लंबी है तो कौन सा आ जाएगा, कुंभलगढ़ आ जाएगा है। देखो ए रण में मैं क्या लूं, रण। ए रण में क्या ले लिया, रण है। तो ए रण में मैंने क्या ले लिया, रण है। तो एरण श्रेणी के अंतर्गत दुर्ग तो कौन सा आ जाएगा, रणथंभौर है। तो एरण में दुर्ग तो रणथंभौर रख दोगे, लेकिन एरण दुर्ग होता क्या वो सुनिएगा। एरण दुर्ग की बात करते हैं, ऐसा जो दुर्ग जिसके चारों ओर है ना कंटीली झाड़ियां उसकी सुरक्षा के लिए लगाई गई हो। तो ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से कंटीली झाड़ियों से घिरा हो, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, कंटीली झाड़ियां हो, उस दुर्ग को किस श्रेणी में रखते हैं, एरण की श्रेणी में है। एक बात तो ये क्लियर है। अब एक सुनिए और, एक है एरण अभिलेख, और ये जो एरण जो अभिलेख है विदिशा जिला एमपी का है, और इसमें दो बातें मिलेगी। इस एरण अभिलेख के अंतर्गत भारत में सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य मिलता है, भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य देता है कौन सा अभिलेख देता है, एरण अभिलेख देता है। और राजस्थान में सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य देता है वो गटियाला जोधपुर का देता है, गटियाला जोधपुर का है। और भारत में सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य देता है एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख के अंतर्गत एक राजा की चारित्रिक विशेषता बताई गई है, और वह कौन सा है, समुद्रगुप्त। कहते हैं कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता है तो कुबेर के समान प्रतीत होता है, समुद्रगुप्त जब क्रोधित होता है तो यमराज के समान प्रतीत होता है। यह बात भी समुद्रगुप्त के बारे में कही गई है, जो किस अभिलेख के अंतर्गत है, एरण अभिलेख के अंतर्गत। और राजस्थान में समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंतर्गत है। बयाना दुर्ग कहां पे है, भरतपुर के अंतर्गत है। वन, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से किस से ढका हो, वनों से ढका हो। तो देखिए वनों से ढका जो दुर्ग है वो तो यही दुर्ग है बख्तरबंद, बाकी सारे नंगे हैं, तो कौन सा आ जाएगा, रणथंभौर है। तो रणथंभौर दुर्ग और किस में आ गया, रणथंभौर दुर्ग वन में भी आ गया, रणथंभौर दुर्ग एरण में भी आ गया। लेकिन इसके जो अतिरिक्त है ना एक दुर्ग और भी लेते हैं दोस्तों, वह कौन सा है, सिवाना है। आप सोच रहे होंगे सिवाना तो दानवन में होना चाहिए, लेकिन सिवाना है ना वन में भी आता है, क्योंकि सिवाना जो दुर्ग है, सिवाना के दुर्ग में एक झाड़ी ज्यादा होती है, झाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। वह झाड़ी कौन सी है, कुमट झाड़ी ज्यादा होती है। इसी वजह से सिवाना के दुर्ग को कुमट की श्रेणी में भी कुमट दुर्ग भी कहा जाता है, और इसको वन की श्रेणी में भी कहते हैं। राजस्थान में 5 तत्व से एक चटनी बनती है जिसे पंचकुटा अवयव कहते हैं, केर, काचर, सांगरी, गुंदा और एक कुमट की झाड़ी भी उसमें यूज आती है। पांचों में 5 कुटा में भी इसका यूज किया जाता है, चटनी के अंतर्गत है। अब देखिए जिस दुर्ग के चारों ओर जल ही जल हो, तो वह जो दुर्ग है वो किस श्रेणी के अंतर्गत पड़ेंगे, जल दुर्ग के अंतर्गत है। और राजस्थान का दोस्तों जल दुर्ग के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, गागरोन का दुर्ग भी है, और इसके अलावा झालावाड़ का और कौन सा है, मनोहर
खाना का भी पढ़ेंगे, और इसके जो अतिरिक्त है गंभीरी और बेड़च के संगम के ऊपर बना है, तो कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी आ जाएगा है। अगला सुनिएगा नेक्स्ट, गिरि दुर्ग है, यानी कि ऐसा दुर्ग जो किसके ऊपर बना हो, चोटियों की पहाड़ियों के ऊपर बना हो। तो ऐसा दुर्ग जो पहाड़ियों के ऊपर बनाया जाता है, ऐसा दुर्ग जो पर्वतों के ऊपर बनाया जाता है, जैसे चिल्ल है कि टिल्ला के ऊपर जयगढ़ बना गया। और बात करते हैं सिरोही के अंतर्गत पढ़ते हैं, सिरोही के अंतर्गत कुंभा ने बनाया था बसंतगढ़ दुर्ग भी पहाड़ी के ऊपर बनाया है। अचलगढ़ चोटी पे कौन सा बनाया है, अचलगढ़ दुर्ग बनाया है। तो ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बने हैं उनको क्या बोल देते हैं, गिरि दुर्ग भी कह देते हैं। अब सुनिए धानवन, धानवन कौन से होते हैं कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, रेतीला मरुस्थलीय रहता ही रहता हो। तो ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, रेतीले मरुस्थल से घिरा हो, और वो जो दुर्ग बनता है वो कौन सा, धानवन। और राजस्थान का ऐसा वो दुर्ग या रियासत कौन सी है, जैसलमेर है, जिसको कहा जाता है कि यहां तक तो पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे पहुंचा सकती हैं। तो धानवन जो श्रेणी का पढ़ेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, जो कि धानवन श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। सैन्य दुर्ग की परिभाषा कहें, यानी कि ऐसा दुर्ग जहां की राजा और प्रजा, जहां पे राजा भी ताकतवर शक्तिशाली है, लेकिन राजा के जो प्रजा, राजा के जो सैनिक है ना, राजा की जो सैनिक टुकड़ी है वो भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो उस दुर्ग को किस श्रेणी में रख देते हैं, सैन्य दुर्ग के अंतर्गत रख देते हैं, सैन्य दुर्ग के अंतर्गत। और सैन्य दुर्ग के अंतर्गत मजबूती के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है दोस्तों, तो कौन सा जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाता है। अब बात करते हैं सहाय, सहाय को किससे लिया गया, सहायता से लिया गया है। सहायता से क्या बन गया, सहाय दुर्ग बन गया, यानी कि यूं कहेंगे ऐसा दुर्ग जहां पर जहां का राजा और वहां की प्रजा है हर किसी की जरूरतमंद की हेल्प करने वाला हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु सेना का अगर व्यक्ति वहां पे आ गया हो तो राजा बेहिचक से शत्रु का हो उसकी हेल्प करने वाला हो। तो जहां पे राजा और प्रजा बंधुजन रहते हैं उन दुर्गों को कौन सी श्रेणी में रखते हैं, उनको सहाय की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये छोटा सा फंडा था, ट्रिक थी, जिसमें दुर्गों की श्रेणी बताई गई थी। दो बातें और सुन लीजिएगा, एक तो आता है कागमुखी, एक आता है छाछमुखी। वो सुनिए वो क्या है, कागमुखी और छाछमुखी, यहां भी कंफ्यूजिंग आपके नहीं रहे। तो कागमुखी क्या होते हैं, छाछमुखी क्या होते हैं, वो सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, एक तो है कागमुखी, एक है छाछमुखी। देखो कागमुखी क्या है, जैसे कौवा, कौवा की चोंच होती है ना, कौवा की जो चोंच होती है, कौवा की जो चोंच होती है आगे से क्या होती है, संकरी नुकीली सी होती है और पीछे से खुली होती है। कौवे की जो चोंच होती है देखो आगे से क्या है, संकरी है, बिल्कुल चपटी सी है, पीछे से खुली हुई है। तो ऐसे जो दुर्ग है, ऐसे दुर्ग जिनका बाहर का जो मुंह है, मेन जो गेट होता है वो आगे का जो है वो बिल्कुल संकरा सा होता है, पीछे क्या कर दुर्ग आके खुलते हैं। तो किस में आते हैं, कागमुखी में आते हैं। और राजस्थान का दोस्तों कागमुखी के अंतर्गत जो दुर्ग है वह कौन सा है, मेहरानगढ़ है। तो मेहरानगढ़ कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, कागमुखी में आता है। इसका उल्टा कर देंगे, छज्जा, छज्जा होता है ना, छज्जा, छज्जा क्या होता है, छज्जा देखो आगे से खुला होता है, पीछे से जाकर के संकरा होता है। छज्जा की बात करते हैं, आगे से खुला होता है, पीछे से संकरा होता है, तो उनको क्या बोल देते हैं, उनको छाछमुखी कहते हैं। और राजस्थान में सूप के आकार की, छजला के आकार की जो आकृति का जो दुर्ग है ना, वह दुर्ग कौन सा है, दौसा है। दौसा का जो दुर्ग है वो छाछमुखी का है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो कागमुखी का है। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से पेपर में अगर प्रश्न आ भी जाए तो उम्मीद है आप इसको गलत नहीं करोगे। वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।